आजकल हमारी ओपीडी में डिक्रीज स्पर्म काउंट्स, लो स्पर्म काउंट्स या ज़ीरो स्पर्म काउंट्स वाले पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, मेल पेशेंट्स। इनफर्टिलिटी जिन लोगों को है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती। आज हम लोग बात करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया मतलब डिक्रीज स्पर्म काउंट्स, एजोस्पर्मिया मतलब ज़ीरो स्पर्म काउंट अगर हो तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मेडिसिन दे सकते हैं, क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्या इंजेक्शन कब देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा के। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। अच्छा सपना, आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि सपोज़ पेशेंट आया हमारी ओपीडी में और उसके 4 मिलियन काउंट हैं, यंग पेशेंट है, 25-26 साल का है, उसकी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, वो सब फॉलो कर रहा है जो हमने हमारी पिछली वीडियोस में बताया। तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? जी, तो अभी हमने एक मेल की हमारे पास एक रिपोर्ट आई है और जो हमको ये बता रहा है कि 4 मिलियन काउंट है। तो इसमें हमारे एक्चुअली जो WHO क्लासिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जाए तो ये हमको ये बताता है कि उनको ओलिगोस्पर्मिया है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि उनका काउंट एक कट ऑफ से कम है। मोस्टली 10 मिलियन काउंट से अगर कम होता है तो हम उसका अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 से कम होता है तो हम उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। और ये इसमें हम उनको बताते हैं कि आपके थोड़े स्पर्म काउंट्स कम हैं। अब जब हम स्पर्म काउंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ काउंट एक वन पैरामीटर है, इसके साथ स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, कई बार ये कुछ फंक्शनल इंडाइसेस होते हैं, ये भी हम रिपोर्ट में चेक करते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेल्स के दिमाग में होता है कि मेरे स्पर्म काउंट कम है तो क्या मेरे को इससे बच्चा रुक सकता है, क्या ये स्पर्म काउंट हमेशा ही कम रहने वाले हैं, भविष्य में बढ़ेंगे, अगर बढ़ सकते हैं तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि ऐसे मेल्स में हम लोग पेशेंट को क्या समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे। डाइट और लाइफस्टाइल तो हमने बता दिया, काउंसलिंग क्या करेंगे, उसका फ्यूचर प्रोग्नोसिस के बारे में, और क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जैसे ही किसी पुरुष को ये पता पड़ता है कि उनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो एक अचानक से एक धक्का सा लगता है, आप मन में एक अजीब सा शॉक लगता है। इसलिए हम ये काउंसिल करते हैं कि ये जो स्पर्म की रिपोर्ट्स होती हैं ये वेरिएबल होती हैं। एक बार अगर आपकी रिपोर्ट 4 मिलियन काउंट की आ गई तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो वही आएगी, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो बार बार बॉडी में बनते रहते हैं। नॉर्मली 2.5 to 3 मंथ्स की उनकी साइकिल होती है, वो रिप्लेनिश होते रहते हैं, बनते रहते हैं। अगेन ये जो स्पर्म की जो टेस्टिंग हो रही है वो टेस्ट और सैंपल कैसे लिया गया है, क्या सैंपल कभी ड्रॉप आउट हो गया है, नीचे गिर गया है, प्रॉपर कलेक्शन नहीं हुआ है जार में, या मे बी द एब्स्टिनेंस का जो पीरियड है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी रिपोर्ट एबनॉर्मल हो सकती है। अगेन अगर एक बार रिपोर्ट नॉर्मल है तो एक रिपोर्ट पे हम नहीं जाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं और उसको रिपीट करने के लिए हम पहले एडिक्वेट ट्रीटमेंट और गाइडेंस उनको देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके बेसिक लाइफस्टाइल के बारे में। हम उनसे पूछते हैं कि उनका ओवरऑल स्ट्रेस कैसा है, उनकी स्लीप साइकिल कैसी है, कैसा वो खान पान लेते हैं, और उनका बॉडी मास इंडेक्स, क्या वो ओबीस हैं कि नॉर्मल वेट है, क्या वो कोई एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो कोई स्ट्रेस रिलैक्सेशन करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले स्टेप है जो हमको उनको काउंसिल करनी पड़ती है। उनको बताना पड़ता है कि ये सारी ही चीज़ों से स्पर्म का प्रोडक्शन और स्पर्म की रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात तो एक ही रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना या दुखी होना वाजिब नहीं है। हम लोग सबसे पहले जैसे अपना ने बताया पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं और कुछ जनरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की होती है मेडिसिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स, और पेशेंट की हम लोग रिपोर्ट 1 महीने बाद दोबारा करवाते हैं। लगभग 70-80% केसेस में 1 महीने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। मोस्टली ज़्यादा इशू आता नहीं है। सपोज़ हम लोगों ने 1 महीने बाद रिपोर्ट करवाई और उसके बाद रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो हम लोग गुड हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे 4-5 जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मार्केट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी रिसर्च ऐसा बोलती है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया, स्पर्म काउंट्स कम होने का सबसे मेन कारण होता है बॉडी में प्रोडक्शन, जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उसके प्रोडक्शन के कारण जो स्पर्म डैमेज हो रहा है वो। जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो सेमिनल फ्लूइड में जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो स्पर्म को मरने से बचाएगा, मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाएगा। तो सबसे बेस्ट स्पर्म का एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में जो 2-4 हैं वो कौन से हैं अवेलेबल? जी, तो अभी आजकल ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें कोएंजाइम Q
ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे काम करता है। इसके अलावा लाइकोपीन हो गए, एल कार्निटीन हो गए, जिंक हो गए। आप क्या ऐड करेंगे? सपना ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जब हम लोग क्लास 4-5 में होते थे तो हमको एक सेल पढ़ाया जाता था। सेल के अंदर छोटा सा एक स्ट्रक्चर था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जीवन का मेन चीज़ है। बॉडी में जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एटीपी जो हम लोग यूज़ करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोई भी केसेस में माइटोकॉन्ड्रिया का काम बराबर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गए, ये सारी चीज़ों में बॉडी धीरे धीरे सेनेसेंस की तरफ जाती है, ओल्ड एज की तरफ जाती है और सारे बॉडीली फंक्शंस कम होते हैं और उसमें से एक फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन। तो इसलिए जब भी हम लोग कोई माइटोकॉन्ड्रियल रिजुवेनेटर यूज़ करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिजुवेनेटर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सबसे पहला उसमें नाम आता है कोएंजाइम क्यू और एल कार्निटीन का। कोएंजाइम क्यू माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। स्पर्म्स की क्वालिटी, गुणवत्ता को सुधार करने में मदद करता है। अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 वीक्स का कोर्स देते हैं हम लोग, 300 मिलीग्राम की टैबलेट, और इससे स्पर्म्स का नंबर भले ही ना बढ़े पर एक स्पर्म्स की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। दूसरा है एल कार्निटीन। एल कार्निटीन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में काम करता है और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इम्प्रूव करने में मदद करता है। तीसरे जो आते हैं उसके बाद है लाइकोपिन, जैसा हमने आगे बात किया कि टमाटर में मिलता है। जैसा हमने बात किया कि विटामिन ई अगेन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमको सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, हमको लेमन में मिलता है, हमको आंवला में मिलता है, हमको ऑरेंज में मिलता है। इसके अलावा ग्रेप्स के अंदर रिजर्वेरेट्रॉल करके एक कंपाउंड आता है, वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लो। मार्केट में जितनी भी कंपनीज आती हैं सबका एक कॉकटेल आता है, किसी के अंदर ये है, किसी के अंदर ये है। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि आप एक सिंगल एंटीऑक्सीडेंट लें, मतलब कॉकटेल वाला मतलब जिसमें 20 सारी चीज़ें हैं। एक या दो अगर एंटीऑक्सीडेंट ले वो ले, उसका 2-3 महीने का कोर्स करें, फिर बाद में दूसरा लें, क्योंकि हर एक एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग लेवल पे काम करता है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं? आपने देखा है रिपोर्ट्स बड़े हुए या और पेशेंट को मेल को एंटीऑक्सीडेंट चालू है और डायरेक्टली आपके पास 2 महीने बाद पेशेंट कपल प्रेगनेंसी लेके आया है? देखिए, अगर उनके अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और अगर उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल चालू करी है, खान पान पे ध्यान दिया है, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ली है, अपनी स्ट्रेस को कम करा है, तो कई बार रिपोर्ट्स में पॉजिटिव इफेक्ट आता है। कोई ग्रॉसली बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं आता है, बट एटलीस्ट उनकी जो क्वालिटी है स्पर्म की वो इम्प्रूव होने लगती है, ऐसा रिपोर्ट्स में देखने में आया है। तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है। अगेन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि बार बार हम इतना क्वालिटी ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी का क्या मतलब है? अच्छा, ये क्वालिटी हमको रिपोर्ट्स में नहीं आएगी। हम लोग इसके अलग वीडियो बनाएंगे कि स्पर्म सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इंटरप्रेटेड करते हैं। लेकिन सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में हमको खाली एक नंबर दिखेगा, इतना मिलियन काउंट है, इतना % मोटिलिटी है, इतना फंक्शनल काउंट है, इतना मोटिलिटी इंडेक्स है। जो क्वालिटी है वो हमको एक एडवांस टेस्ट होता है, थोड़ा महंगा टेस्ट आता है, स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, वो उससे हमको पता चलेगी। लेकिन वो रूटीनली हम लोग नहीं करवाते। मल्टीपल IVF फेलियर का पेशेंट होता है तो जाके हम लोग वो टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उस टेस्ट में लगभग 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। तो उससे हमको क्वालिटी पता चलेगी। अल्टीमेट टेस्ट ऑफ स्पर्म क्वालिटी इज प्रेगनेंसी। अगर हस्बैंड से वाइफ को प्रेगनेंसी रुक गई, दैट मीन्स स्पर्म इज ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो अभी हमने ये बात कर ली कि भाई एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट की हमने बात करी और इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल है। अगेन फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C, जिंक, इन सब का अपना अपना रोल है। अच्छा, ये जो आपने फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें बोली, ये सारी चीज़ें स्पर्मेटोजेनेसिस में ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन ये सब जब ही काम की आएंगी जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा काम करेगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना
बहुत ज़रूरी है अच्छा, और माइटोकॉन्ड्रिया को रिजुवेनेट करने के 4 तरीके हैं। सबसे नंबर 1 है एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज प्लस स्ट्रेंथ और रेजिस्टिव ट्रेनिंग। नंबर 2 है CR मतलब कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन, मतलब खाना कम खाना है मेरे दोस्त, कम खाना खाना है हमको। ये सैचुरेटेड फैट्स और ये रिफाइंड फ्लावर्स और शुगर्स और ये सब बंद करके हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना है। और लास्ट पे आता है सप्लीमेंट्स। अच्छा, ये हमने 3 महीने का कोर्स किया एंटीऑक्सीडेंट्स का, दोबारा हमने रिपोर्ट करवाया, सपोज रिपोर्ट में काउंट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो नेक्स्ट हमारा लॉजिकल स्टेप क्या रहता है? जी, तो जैसे अभी हमने ये सब कर लिया, लेवल 2 जो स्टेप 2 पे हम जाएंगे तो हम उनका कुछ हार्मोनल एनालिसिस करवाएंगे, जिसमें हमारे जो बेसिक टेस्ट होते हैं, थायराइड हो गए, प्रोलैक्टिन हो गए, कई बार डायबिटीज़ का हम वर्कअप कराते हैं, जैसे HbA1c हो गया। इसके अलावा कई बार हम ये कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कई बार ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी हम कराते हैं, क्योंकि हमको एक डायग्नोसिस करना है यहाँ पे एक लेवल पे कि स्पर्म का प्रोडक्शन बराबर बॉडी में हो रहा है कि नहीं, या कोई डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शन है कि स्पर्म अगर पेनिस तक या सेमेन तक पहुँच रहा है कि नहीं। कई बार वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। थायराइड तो समझ में आता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, किसी का ज़्यादा अगर कम हो तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटीज़ यूजुअली ओबेसिटी से कोरिलेटेड होता है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे तो स्पर्म की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा किसी को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इसको किसी को सेक्सुअल एरोजल में प्रॉब्लम्स है तो उसका हम लोग प्रोलैक्टिन करवाते हैं। प्रोलैक्टिन क्या होता है, जिसको प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो उसको ये सब चीज़ें में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग प्रोलैक्टिन कम करने का मेडिसिन दे सकते हैं। अच्छा, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर FSH 10 के ऊपर है दैट मीन्स टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो गया है। 20 के ऊपर है तो दैट मीन्स के टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और हम लोग उसमें कुछ भी करके स्पर्म नहीं बढ़ा सकते। 10 से कम है तो दैट मीन्स हमारे लिए बेटर है, टेस्टिस में कम से कम स्पर्म्स में प्रोडक्शन हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये एक रेशियो आता है, हम लोग टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, अगर टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन रेशियो मतलब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग उस केस में क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर लेट्रोजोल करके एक मेडिसिन देते हैं। 2 से 4 महीने का कोर्स होता है और उसके बाद हम लोग दोबारा रीइवैल्यूएट करते हैं कि ऐसा स्पर्म काउंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, कब बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने डाइट का बात किया था, पेस्टिसाइड्स का बात किया था, ये सारे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो जीनो ईस्ट्रोजेंस होते हैं, मतलब सूडो ईस्ट्रोजन होते हैं। तो मेल बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं और यूजुअली मेल्स में ईस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। तो जब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है और एज के साथ जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उनका टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस पे नेगेटिव इफेक्ट करता है। इसलिए हम लोग टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करने के 3 महीने के बाद हम लोग दोबारा रीइवैल्यूएट करते हैं और अगर उसके बाद भी नहीं फ़र्क पड़ता है तो हम लोग ट्रायल ऑफ गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शंस फॉर 6 to 8 वीक्स देते हैं। HMG या FSH विद और विदाउट HCG देते हैं, लेकिन चूंकि ये इंजेक्शंस बहुत कॉस्टली होते हैं, लगभग एक इंजेक्शन 500, 700, 1000 रुपये का आता है और ऐसा हफ्ते में 2 या 3 बार अगले 6 से 8 हफ्ते तक देना होता है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इसके लिए फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते। लेकिन अगर पेशेंट ये सब चीज़ों करने के लिए विलिंग है तो हम लोग ये सब ट्रायल ले सकते हैं। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा साइंटिफिकली ये जो एक्सप्लेन करा है जीनो एस्ट्रोजेंस की बात, वो आई एम श्योर कि दर्शकों के लिए भी ये बहुत नई बात है। किसी को भी ये ख्याल ही नहीं होता है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, वो हमारे हार्मोनल लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में उनको नॉर्मल लाइफस्टाइल हैबिट्स और विटामिन सप्लीमेंट करे, फिर हमने थोड़ा मेजर हार्मोनल एनालिसिस कराया, उसके साथ फिर हमने हार्मोनल इंजेक्शंस और टैबलेट्स ऐड करी। अब हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं कि कई बार कोई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है और ये सब करने के बाद भी अगर उनका नहीं बढ़ रहा है तो हम एक तीसरा लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या सोनोग्राफी का कोई रोल है इसमें?
देखिए, अगर ये सब करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, काउंट्स कम है, ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली एक हम लोग स्क्रॉटल सोनोग्राफी, स्क्रॉटल डॉपलर करवाते हैं टू रूल आउट वेरिकोसिल। वेरिकोसिल माने जब जो गोटी होती है पुरुषों में टेस्टिस, उसके आजू बाजू जो वेन्स का एक प्लेक्सस होता है उसको पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं। और वो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस के अंदर जो ब्लड होता है कभी कभी वो स्टेसिस रहता है, बिकॉज ऑफ वेरिकोसिटी वो फूल जाता है, तो उसको वेरिकोसिल बोलते हैं। और वेरिकोसिल क्योंकि ब्लड, ह्यूमन ब्लड गर्म होता है, गर्मी के कारण जब हीट ट्रांसमिशन टेस्टिस में जाता है तो स्पर्म काउंट्स कम होते हैं, तो वो वेरिकोसील के लिए हम लोग एक डॉपलर पे हम लोग सोनोग्राफी पे डायग्नोस करते हैं कि वेरिकोसील पहली बात तो है कि नहीं, और अगर है तो कौन से ग्रेड का है। कभी कभी जो सोनोलॉजिस्ट होता है वो वेरिकोसील अगर उसको नहीं पता चलता है तो अल्ट्रासाउंड करने के टाइम पे कफ टेस्ट करवाता है। मेल को बोलता है कि आप खांसें, खांसने से कभी कभी जो ऑकल्ट वेरिकोसील होती है वो कोवर्ट वेरिकोसील में बन जाती है, मतलब जो नॉर्मली नहीं होती है लेकिन जब खांसते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वो वेरिकोसील में आ जाती है, तो उसके कारण भी स्पर्म काउंट्स कम होते हैं। तो यस, अल्ट्रासाउंड डॉपलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब हमने बताया कि एक अगर मेल की रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल आ रही है या काउंट्स कम आ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, आप क्या बताएंगे? नहीं, हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं। कुछ लोग पेंटॉक्सिफाइलिन देते हैं, कुछ लोग विटामिन ई देते हैं, कुछ लोग विटामिन सी देते हैं, कुछ लोग जिंक देते हैं, अलग अलग कॉकटेल्स कॉन्कॉक्शंस आते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं। तो यस, ये सारी चीज़ों का रोल है, लेकिन एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकते। स्पेसिफिक छोटे छोटे अगर एक एक हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लें तो बेटर रहेगा। मेरे को लगता है हम लोगों को एक सीमेन एनालिसिस को कैसे रीड करते हैं वो उसके बारे में एक वीडियो करनी चाहिए। एजोस्पर्मिया के बारे में हम लोगों को एक वीडियो करनी चाहिए, आगे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कई बार ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल है, कुछ कैप्सूल्स अवेलेबल है, कुछ सिरप्स अवेलेबल है। क्या एलोपैथी डॉक्टर, एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, क्या हम उस तरह की चीज़ों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या उसका कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा शायद होता होगा इसलिए बनती है, लेकिन चूंकि हमारा विषय नहीं है इसलिए हम लोग उसके बारे में कुछ ना तो अच्छा ना खराब बोलते हैं। शायद फ़ायदा होता होगा इसलिए बनती है, कुछ लोगों को हो भी सकता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि शतावरी, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ों से मेल फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर उस चीज़ में वो कंपोनेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा। हालांकि हम लोग एक राइट अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर कमेंट करने के लिए, लेकिन हम लोग प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर किसी को खुद लेना है तो वो ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको नहीं पता कि उस चीज़ का हमारे ट्रीटमेंट से कुछ इंटरेक्शन होगा कि नहीं। उसको अगर पेशेंट को फ़ायदा हुआ तो हमारे ट्रीटमेंट से हुआ, या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हुआ, या फिर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हुआ। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ डिबेट हैं। जी, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे और अगली वीडियो में हम खास तौर से स्पर्म काउंट की रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं, उसमें मोटिलिटी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, काउंट कितना होना चाहिए और काउंट कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।